मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर पिंटू कुमार, स्नातकोत्तर भूगोल विभाग, मगध विश्वविद्यालय बोधगया। आज हम लोग अपने लेक्चर्स में देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर रिसोर्स, जल संसाधन का वितरण। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके हम लोग साथ साथ वाटर साइकिल के बारे में भी जानेंगे। पूरे पृथ्वी की ग्लोब का हम लोग जानते हैं कि 75% जल के रूप में है, चाहे डिफरेंट टाइप के ओशियन हो, नदी हो, रिवर हो, लेक हो, है ना, बहुत से महासागर हो, और 25% जो है सरफेस के रूप में है, जिसको हम लोग डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स है, देश है, आइलैंड्स है। तो टोटल जो है 75% में, जिसको हम लोग 100% वाटर मान लिए। पूरी दुनिया को वाटर मैनेजमेंट, वाटर क्राइसिस के बारे में आज हम लोग बात कर रहे हैं। सुनते हैं ना कि घर में पानी नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? तो ग्राउंड वाटर बहुत नीचे चला गया। पहले बहुत साधारण बहुत से तालाब आपके आसपास देखते थे, कुआं होते थे, बहुत से परंपरा होती थी कि छठ व्रत हो, कोई भी हो कार्यक्रम में लगता था ना कि चलो भाई इंद्र का पानी, उसको इंदिरा कहते थे लोकल बोलचाल की भाषा में, और उसी पानी को लेकर करके हम लोग पूजा पाठ करें, क्योंकि पवित्र पानी माना जाता था। दुनिया की जितने भी सभ्यता का निर्माण कहां हुई? नदियों के किनारे हुई। और गांव की सभ्यता का निर्माण कहां हुआ? तो बेहतर पुराने तालाबों के किनारे। कोई भी आप इतिहास देख लीजिए। मैं एक ज्योग्राफी का प्रोफेसर हूं और हिस्टोजेनेसिस एंड ओरिजिन ऑफ द सेटलमेंट की बात जब मैं अपने क्लास में बच्चों को पढ़ाता हूं, तो सबसे पहले किसी भी इंटरनल जो सेटलमेंट एक हामलेट के रूप में, छोटे छोटे समूह के रूप में, वही ओरिजिन हुआ, वही डेवलप हुआ जहां वाटर, तालाब या बड़ा रिसोर्स रहा था। दुनिया की कोई भी सभ्यता हो, चाहे दजला फरात की सभ्यता की, नील मिस्र की सभ्यता के नीचे आपका नील नदी के किनारे मिस्र का सभ्यता, उसी दजला फरात इराक का, मेसोपोटामिया, ये सब आप लोग इतिहास में पढ़े भी होंगे। और भारत की सभ्यता जिसको कहा जाता है हिंदू, सिंधु घाटी सभ्यता के नाम पर पड़ा, सिंधु घाटी के आसपास में। और पूरा अब गंगा के बेल्ट के किनारे में भी आप जितना भी देख लेंगे, बहुत प्राचीन शहरों का भी अस्तित्व मिला है। तो इससे यह प्रमाणित होता है कि प्राचीन समय से ही हमारे बीच में जल के संसाधन को बहुत महत्वपूर्ण था। इसलिए हिंदू और सनातनी धर्म में भी जल को एक ईश्वर के रूप में अस्तित्व दिया गया, नदियों के एक मां के रूप में अस्तित्व दिया गया। नदी ही पवित्र सारे धार्मिक अनुष्ठानों से लेकर के हर एक तरह के क्रियाकलापों का, चाहे खुशी से लेकर मोक्ष प्राप्ति तक का साधन माना गया, क्योंकि इसके बिना संसार की क्रिया नहीं थी। तो इसलिए, परंतु वर्तमान समय में जितने भी आप देखें, तालाब हो, नदी हो, पहाड़, ये जितने कुंड हो, धीरे धीरे डिसअपियर हो रहे हैं। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं, चूंकि हम लोग गया, मगध विश्वविद्यालय गया शहर में हैं, तो गया बहुत प्राचीन शहर होने के साथ साथ जेम्स प्रिसेप की अगर मैप 1837 को देखेंगे तो पूरे शहर एक बेहतर सुव्यवस्थित, अति प्राचीन काल से ही बड़े बड़े तालाब थे, अंदर में इंटरनल ड्रेनेज सिस्टम होते थे, आंतरिक नहर प्रवाह चलते थे, और उसी चीज को मेंटेन करते हुए पूरी गया में कभी भी वाटर की प्रॉब्लम नहीं होती थी। लोगों को पीने की जल आसानी से मिलता था। ये तालाब इस तरीके से इंटरनल ड्रेनेज सिस्टम को मैनेज किए रहते थे कि ग्राउंड वाटर जो होता था, भौम्य जल स्तर हमेशा ऊपर की ओर मेंटेन रहता था। चूंकि गया का जो भौगोलिक दृष्टिकोण से अगर सॉइल टेक्सचर्स को देख ले तो बहुत ऐसा मिट्टी यहाँ की नहीं है कि लंबे समय तक वाटर को, कंटेंट को मैनेज करके रखे, स्टोर करके रखे, कलेक्ट करके रखे। ये 1837 की जेम्स प्रिसेप की मैप में, जिसमें गया शहर जैसे शहरों को भी वाटर को मेंटेन, आई एम जस्ट टॉकिंग एक केस उदाहरण के रूप में मैं अपने शहर की बातें को बता रहा हूं। ऐसे बहुत से शहरों में इस चीजों को घटना है। और वो कहते हैं कि ये 33 तालाब थे, जिसके नाम पर बहुत आज शहर बस गए हैं, एक बड़ा मार्केट बन गया है। जैसे आप घंटी पोखर का नाम सुनेंगे, कोयली पोखर का नाम सुने होंगे, कठोकर तालाब का नाम सुने, कठोकर तालाब में बड़ा मार्केट बन गया। घंटी पोखर में पूरा मिर्जा गालिब अब आसपास का एरिया है। मोहन नगर की शाम सुने, जिसमें आपको कोयली पोखर कहते थे, वो पूरा कोयली पोखर का आप देख लीजिए, पूरा एक गया कॉलेज के आसपास। गया कॉलेज भी एक खुद तालाब में था। किरानी घाट और कमिश्नर को जो आज आवास दिख रही है, ये एक सब एक तालाब था जो पूरे शहर को आंतरिक प्रवाह से
जल को मेंटेन किए रखता था। वर्तमान समय में अनियोजित प्लानिंग का पार्ट होने के कारण इन सभी तालाबों को भर दिया गया, जिससे क्या हुआ आप देखिए ना, गिरल बीघा की तरफ से, जिसको कहते थे, आज भी उस मोहल्ले का नाम है पाइन पर, गिरल बीघा पाइन। तो क्या था पाइन? क्या पाइन में अंदर से एक इंटरनल ड्रेनेज सिस्टम था, जो पहाड़ों की पानी को, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करते हुए मेंटेन किया जाता था, और उस कालांतर में उन चीजों के साथ रोका गया, और जिसका नतीजा हुआ कि पूरे शहर पानी की क्राइसिस से, गर्मी आते ही वाटर लेयर इतना तेजी से अंदर जाता है कि वाटर की क्राइसिस होता है। अब सरकार ने जल जीवन हरियाली के तहत बहुत से कार्यक्रमों को रखा, और रखने के बाद में विभिन्न तरह के तालाबों को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जा रहा है, परंतु वर्तमान समय में बहुत सी चुनौतियां। ये एक एग्जाम्पल आपको छोटा सा शहर के समझने के लिए मैंने दिया है, ऐसे पूरी देश, पूरी दुनिया भर में हो रहा है। इसलिए जो वाटर आज मैं रिसोर्स पढ़ा रहा हूं, इसके पीछे कारण यही है कि हमारे बीच से जल कहीं गायब नहीं होता है। जल का जितना क्वांटिटी है उतना ही क्वांटिटी में रहते हैं, लेकिन चिंता, चुनौतियां जो है, जो हमारे बीच से फ्रेश वाटर कमते जा रहा है, शुद्ध और पेयजल कमते जा रहा है, और प्रदूषित जल जिसको कहते हैं, अब अशुद्ध जल जो है उसकी मात्रा बढ़ते जा रहा है। इस चीज को समझने के लिए मैं एक फिगर आपको दे रहा हूं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। पूरे दुनिया का जो पानी को 100% माना, उसमें से 97.5% जो है वो पानी ओशंस के रूप में है, 2.5% है जो सिर्फ फ्रेश वाटर के रूप में है। इस 2.5% की वाटर, फ्रेश वाटर जिसको शुद्ध जल कहते हैं, 97 पॉइंट जो वाटर है वो तो हमारा साल्ट वाटर है, इट इज यूजलेस। Fishes are the part of production economic, but directly we cannot use it for the agriculture। कोई भी पर्सनल काम के लिए हो, कृषि के लिए हो, उद्योग के लिए, जो भी हो, उसके लिए हम लोग इसको डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर रहे। 2.5% वाटर का, मात्र 2.5% पूरी दुनिया का, 68.7% ग्लेशियर्स के फॉर्म में, जिसमें हिमालय है, डिफरेंट टाइप्स का ग्लेशियर्स है, रॉकेस है, एंडीज है, बहुत से दुनिया का, पूरा आपका अंटार्कटिका महासागर हो गया, आर्कटिक महासागर हो गया। तो ये सब टोटल जो है ग्लेशियर्स के फॉर्म में 68.7% है फ्रेश वाटर। 30.1% ही इसमें से जो बच गया ग्राउंड वाटर के रूप में, जो जमीन के अंदर मिलते हैं, जिसको हम लोग 70% से 80% एग्रीकल्चर के कृषि कार्य में उपयोग करते हैं, और रेस्ट 30% में से 20% इंडस्ट्रियल वेस्ट के रूप में जाता है, और 10% जो है हाउस होल्ड काम में आता है इस ग्राउंड वाटर का। अब उसमें से आप परमाफ्रॉस्ट के रूप में, जो बहुत से ठंडे प्रदेशों में जस्ट 2-3 किलोमीटर शहर लेयर के अंदर में एक बड़ा बर्फ का हिमचाट तक का जमा होता है, और कहीं कहीं पर ये उड़ जाता है, उसको परमाफ्रॉस्ट कहते हैं। ये 0.8% के रूप में है, और 0.4% के रूप में आपका सरफेस एंड एटमॉस्फेयर वाटर है। यही 0.4 टोटल आप जोड़ लें तो इसमें से 2.5 का 100% में ये डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब ये 0.4% जो सरफेस एंड एटमॉस्फेरिक वाटर है, इसका आप देख लीजिए, 67.4% फ्रेश वाटर लेक के रूप में, तालाब है, रिजर्वेयर एंड लेक के रूप में। इतना बड़ा जो पानी है फ्रेश वाटर, जिसको हम कहते हैं सरफेस, जो ऊपर की ओर दिखता है, जिसको हम लोग अभी चढ़ेंगे वाटर, उसमें सॉइल मॉइस्चर के रूप में 12.2% एटमॉस्फेयर के रूप में जो मॉइस्चर जिसको छोड़ते हैं, जिससे हमारा टेम्परेचर मेंटेन रहता है ना, वो कैसे होता है? ट्रांस इवेपोरेशन की क्रिया के द्वारा, वाष्पीय उत्सर्जन के द्वारा, जो वनस्पति हमारे वायुमंडल में जो मॉइस्चर छोड़ते हैं उसकी बात कर रहा हूं, और उस तरीके से एटमॉस्फेयर के रूप में 9.5% है। वेटलैंड, जहां पर बहुत से वेटलैंड एरिया है ना, वो भी एक इंपॉर्टेंट बायोडाइवर्सिटी का पार्ट होता है, 8.5% के रूप में। रिवर्स 1.6%। आप पूरी दुनिया के रिवर्स को मिला लो भाई, चाहे गंगा हो, कावेरी हो, नाइल से, मात्र 0.4 का 1.6% है। प्लांट्स एंड एनिमल्स जो भी है, इस टाइप का भी तो मॉइस्चर है अंदर में, टोटल 0.6%। इस प्रकार से टोटल डिस्ट्रीब्यूशन जो है 100% का, ये वाटर के रूप में हमारे बीच में उपलब्ध है। वाटर रिसोर्सेस दो वे में समझ लीजिए, टोटल
साल्ट वाटर जिसको ओशियन एंड सीज के रूप में, फ्रेश वाटर ग्लेशियर्स, ग्राउंड वाटर, सरफेस वाटर, सॉइल्स वाटर। ग्राउंड वाटर में रिवर्स है, स्ट्रीम्स है, लेक है, पॉन्ड है, यही सबको रिचार्ज करते हैं। आइए इसी चैप्टर से रिलेटेड हम लोग उधर की बात करते हैं, वाटर साइकिल्स के बारे में बात करते हैं, है ना। इधर आइए सामने। अच्छा, ये टोटल चैप्टर्स को जब वाटर रिसोर्स को समझ लिए तो ये पूरा इसको समझना अति आवश्यक है। ठीक है, ये पूरा जो वाटर का डायग्राम देख रहे हैं, ये पानी को 3 स्थिति में दिखाया गया है, ठोस, तरल और गैसियस फॉर्म में। ये पूरा वाटर को मैंने, जो हम फ्रेश वाटर की बात कर रहे हैं, आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट ओशियन। सबसे ज्यादा प्योर वाटर जो होता है वो प्रिसिपिट रेनफॉल के टाइम होता है, जो क्लाउड से जमीन की नीचे गिरता है, यही सबसे प्योर वाटर माना जाता है। और ऐसे भी बहुत से ग्राउंड वाटर के रूप में आता है, लेकिन सबसे प्योर वाटर वही होता है जिसमें एक भी टाइप का, क्योंकि गैस से डायरेक्ट वो पानी आता है, अब पानी आता है तो उसमें ये होता है। तो सबसे पहले स्नो जो ग्लेशियर है उसको पिघलते हैं डिफरेंट रिवर से, नदी का स्वरूप लेता है। नदी जब स्थल के स्वरूप में आती है तो इसको सरफेस रन ऑफ कहते हैं, सरफेस रन ऑफ कहते हैं। और इस प्रकार से जगह जगह नदी विभिन्न प्रकार की घाटियों, पहाड़ों, कहीं कहीं पर गर्त मिलता है, कैन्यान मिलेगा, गॉर्ज मिलेगा, है ना। लवी का 3 स्टेज है ना, यूथ स्टेज, मैच्योर, है ना, यूथ स्टेज, मैच्योर, ओल्ड स्टेज एंड मैच्योर स्टेज जिसको कहते हैं फ्लड। तो इस तरीके से जो आती है उसको सरफेस रन ऑफ कहते हैं। सरफेस रन ऑफ को हम थोड़ा सा बाद में समझेंगे, पहले हम इंटरनल, जब नदी आने के क्रम में कई बार ऐसा पर्कुलेट करती है, अंदर की ओर रिसती है, जो छोटे छोटे रंध्रों के द्वारा, रंध्र छिद्रों के द्वारा, जिसको मॉइस्चर होते हैं, मॉलिक्यूल्स, छोटे छोटे पार्टिकल, उससे जब खिंचती है तो एक तरह का अंदर हार्ड सरफेस के ऊपर डिफरेंट टाइप के पानी एक्युमुलेट होता है, जिसको वाटर टेबल कहते हैं। इस क्रिया में आने के क्रम में जो सरफेस पे वाटर चलती है सब स्ट्रीम्स फ्लो के रूप में, उसको सरफेस रन ऑफ कहते हैं। नदी है कुछ सी चीज में, इस क्रिया में आने के क्रम में जब स्थलीय स्वरूप से जाते हैं तो मिट्टी से भी, बहुत से सरफेस के नीचे से भी नीचे की ओर आती है रंध्र छिद्रों द्वारा। इस क्रिया को इन्फिल्ट्रेशन कहते हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बहुत घुमा के इन्फिल्ट्रेशन क्या है, तो रंध्रों द्वारा नीचे आने की क्रिया कि सरफेस फ्लो। तो ये सब चीजें बहुत से आप फिगर से समझ जाएंगे एक बार, तो आपको कितना भी कोई किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे आप यूजीसी नेट जेआरएफ दे रहे हो, यूपीएससी दे रहे हो, बीपीएससी दे रहे हो, या आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जाए, फिगर अगर माइंड में है तो आप कुछ ना कुछ अच्छा ही जवाब देंगे, कंफ्यूजन वाला नहीं कि रट लिए और बोलिए। इसलिए मैं साइंटिफिक किसी चीजों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, और वो समझाने का ही मतलब होगा कि आप अच्छे से। तो इस प्रकार से इन्फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होता है। नदी जाने के क्रम में अपने जस्ट जो धरातल के ऊपरी सतह के नीचे की ओर भी पानी का एक फ्लो चलता है मिट्टी के अंदर, जिसको हमने अभी गया शहर के बारे में बताया था कि कैसे इंटरनल रिवर्स फ्लो होता है, जिसको नहर कहते हैं, है ना, या आंतरिक प्रवाह कहते हैं। इस तरह की क्रिया भी होती है। और डिफरेंट टाइप का, जब जहां जहां पर तालाब मिला, रिजर्वेयर मिला, लेक मिला, वहां पर इंटरनल भी ग्राउंड वाटर से रिचार्ज होता है। और फिर उससे होने के बाद वो आंतरिक प्रवाह में चलता है, और इसको सब सरफेस फ्लो कहते हैं। बीच में जब इन्फिल्ट्रेशन के प्रोसेस होता है, वो जमीन के सबसे नीचे हार्ड सतह, जिसको चट्टान वट्टान भी मिल गया है ना, लंबी दूरी तक, वहां पर एक्युमुलेट होता है, और इस प्रकार से अंदर में एक ग्राउंड वाटर फ्लो बनता है, जहां से तालाब ये करके निकाला जाता है। और इस क्रम में ये पानी अपने रिवर, जिसको सी लेवल कहते हैं, वो बिल्कुल उसके सी लेवल के इक्विवेलेंट में मेंटेन करने की कोशिश करता है ना। सी लेवल क्या है? मीन सी लेवल जिसको कहते हैं, बहुत जगह देखे होंगे कि समुद्र तल से औसत ऊंचाई, है ना, ऊंचा नीचा की नहीं, औसत ऊंचाई, जिससे मेजरमेंट होता है। तो जब ओशियन मिलती है तो ओशियन के पहले जो कोस्टल एरिया है, वहां पर भी बहुत से ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है ओशियन से। इसको कहते हैं साल्ट और ब्रेकिस वाटर, जो कोस्टल एरिया में लगभग होते हैं। इसलिए कोस्टल एरिया में डायरेक्ट हम लोग पानी लेते हैं, पंप से सप्लाई होता है लंबे लंबे किलोमीटर, बहुत दूर दूर से। और ये इस प्रकार से आंतरिक प्रवाह होता है। दूसरा जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ये तो आंतरिक प्रवाह के बारे में जाना, सतह के ऊपर में जो क्रिया होती है उसको समझने का प्रयास है। सौर, हमारा सौर विकिरण जो दीर्घ तरंग के रूप में हो,
या लघु तरंग के रूप में। यही हमारा अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है जो पूरे वाटर साइकिल को मैनेज करता है। स्थल और समुद्र की तुलना में 70% भाग जो है डायरेक्ट समुद्र से ऊपर की ओर वाष्पीकरण द्वारा चले जाते हैं। स्थल से जो होता है वो पानी पड़ने के क्रम में प्रेसिपिटेशन होता है, उससे कुछ पार्ट इवेपोरेट करता है, कुछ नदी तालाब नहरों से भी इवेपोरेट करता है डायरेक्ट, और सतह पर बहुत से जो मॉइस्चर्स हैं सॉइल मॉइस्चर्स, ये सब मॉइस्चर के रूप में भी डायरेक्ट इवेपोरेशन होता है। ये तो पहला, इस इवेपोरेशन के द्वारा जल जो है वो लिक्विड से गैसियस फॉर्म में जाकर बादलों का निर्माण करते है ना, संघनित होकर। हमारी पृथ्वी पर जो वेजिटेशन भी है ये भी इसके नेचर पर डिपेंड करता है। जैसे बहुत से मरुस्थलीय जो पौधे हैं वो डायरेक्ट जमीन के अंदर से पानी को लेकर एटमॉस्फेयर में छोड़ते हैं, उनका नेचर है। उनके 9 गुना जितना तना नहीं होता है पृथ्वी को, उससे 8 से 9 गुना ज्यादा उसके नीचे जड़ें होती हैं। और दुनिया का बहुत बड़े बड़े डेजर्ट जैसे सियारा नेवादा यूएस का बहुत बड़ा दलदली क्षेत्र था जिसमें आदमी के लिए बहुत बड़ा चुनौती था, उस सब में डेजर्ट पौधे लगाया गया, सब सूख गया। तो ये निरंतर पानी जमीन के अंदर से मॉइस्चर लेके और अपने पत्तियों द्वारा या डायरेक्ट तनों के द्वारा एटमॉस्फेयर में छोड़ते रहते हैं। इसी को वाष्पीय उत्सर्जन कहते हैं, ट्रांसपीरेशन कहते हैं। और इस प्रकार से डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू जल संघनित होते हैं और जल संघनित होने के बाद बादलों का निर्माण होता है और फिर ये वर्षा करते हैं। तो इस प्रकार से जो पानी है, अब हमारे सामने चुनौती है कि सीजनली रेनफॉल नहीं आ रहा है ना। आज मार्च का महीना है, देख रहे हैं ये, दिस इज वन ऑफ द फॉर हैपनिंग। ये बहुत सालों बाद ऐसा हुआ है कि आज पूरा कोहरा दिख रहा है। मार्च लास्ट टाइम में कम से कम गर्मी का प्रभाव हो जाता था, लेकिन कोहरा दिख रहा है, लोग स्वेटर निकाल लिए और इस तरीके का व्यवस्था हो गया। क्यों हो गया? बिकॉज ऑफ द फॉग, बिकॉज ऑफ द वी आर जस्ट बिकॉज ऑफ द हाई इमिशन ऑफ द greenhouse gases into the atmosphere, because of the disbalance of the our water cycles, permanent winds, monsoon winds। तो इस प्रकार से जो प्रेशर विल्ट बनना चाहिए था वो उस तरह का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। तो ये एक चीजें जो है हमारे बीच में अगर प्रॉपर साल का 3-4 महीने नहीं होगा तो हमारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं होगा। लास्ट टाइम का हिंदू का जो न्यूज आया उसमें से ये स्पष्ट कहा गया कि जितना हमको पानी की जरूरत है इस बार टोटल रेनफॉल से 57% 2012 में 13 में और इस प्रकार से लास्ट ईयर में जो है यही बीच में हमारा प्रेसिपिटेशन हो रहा है। 40 से 60% तक ही हमारा ग्राउंड वाटर को मेंटेन करने के लिए हो रहा है। इसलिए गवर्नमेंट ने स्कीम लगाया कि अगर हम नेचुरल प्रोसेस से वाटर पर डिपेंड करेंगे तो हमें आने वाले समय में, जो आज हम लोग बहुत समस्या क्राइसिस हो रहा है, बड़े बड़े शहरों में पानी की क्राइसिस है क्योंकि 300-400 किलोमीटर लंबी पाइप से पानी लाया जा रहा है। तो इसलिए ये पानी का क्राइसिस होगा, बेहतर होगा कि हमें इस वाटर साइकिल को समझकर अपने तरीके से वाटर को मैनेजमेंट करना होगा। इसलिए गवर्नमेंट ने बहुत से ड्रीम प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो रखा कि सभी नदियों को जोड़ा जाए। आप खुद गया के किनारे हैं फल्गु नदी में गंगा उद्दाह योजना के तहत गंगा का पानी को लाया गया। 190 किलोमीटर तक की दूरी को तय करके पूरी गंगा को पानी को नीचे में मेंटेन करके सरकार की योजना हुई। तो ये तो आर्टिफिशियल तरीके से हम डेवलप कर रहे हैं। दूसरा, एक रबर डैम बनाया गया ताकि पानी जो फल्गु का नदी का प्रवाह है वो सालों भर उस पानी को रोककर नीचे की ग्राउंड वाटर की समस्या को मेंटेन किया जाए। जो गया जैसे शहर जो अंतर्राष्ट्रीय शहर है इसमें पानी की समस्या आ रही, तो एक आर्टिफिशियल प्रोसेस तो है, गवर्नमेंट के द्वारा इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, पर सवाल ये उठता है कि हम कितने लेवल पर सक्षम हैं। हमारी व्यवहार अगर चेंज हो जाए और हम पानी की व्यवस्था को सुव्यवस्थित तरीके से यूज करने लगेंगे तो ऑफ कोर्स कि हमारी जो भविष्य की पीढ़ी है वो बहुत से पानी की समस्याओं से वंचित होने से बच जाएंगे। अब हम पानी को ब्रश कर रहे हैं तो पूरा मोटर खोल दिए, ये मुंह धोना है, 1 लोटा पानी के लिए 3 बाल्टी पानी बना रहे हैं। एक ही सब्जी को 4-5 बार धो रहे हैं, वो पानी हमारा क्या हो रहा है? वेस्टेज। और वो पानी सीधे ओवरफ्लो कर रहे हैं। क्यों ना हम इस पानी को गार्डन में यूज कर सकते हैं? क्यों ना हम इस पानी को प्रॉपर यूज कर सकते हैं? नहीं, मोटर खोल दी। पहले तो हैंड पंप होता था कि आदमी उतना ही भरता था जितना यूज करे। अब तो मशीन लगा के मोटर खोल रहे हैं, पानी को रोड पर मार रहे हैं, तो भैंस धो रहे हैं, तो गाड़ी धो रहे हैं और मिलियंस ऑफ वाटर वेस्टेज कर रहे हैं।
गवर्नमेंट का भी जो स्कीम, जो पंप के द्वारा, जो पाइप के द्वारा पानी जो पहुंचाए जाते हैं प्रत्येक व्यक्ति के यहाँ, एवरेज जो है 35 से 45% तक वाटर वेस्टेज होता है, क्योंकि लोग उसमें लीकेज करते हैं। ज्यादा पानी ज्यादा है तो जितना भी पानी पहुंचना चाहिए उसको लीकेज कर देंगे, तोड़ देंगे, ये कारण। तो कहने का मतलब है कि भारत दुनिया का सबसे अच्छा देश है, जहां बहुत प्रकृति ने इसको बहुत अमूल्य संसाधन के रूप में वाटर के लिए दिया है। इसलिए तो जब पहला वर्ल्ड वार, दूसरा मैकिन्डर कहते हैं कि दुनिया अब जो तीसरी वर्ल्ड वार होगी वो पानी के लिए होगी। तो इसलिए हमें ऐसा सचेत रहना चाहिए, हमारे अपने व्यवहार में लोगों को जागरूक करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि पानी की समस्या बहुत गंभीर है, हमको उसको बचाना चाहिए अपने स्ट्रेटेजी से, मैनेजमेंट से। जितना ज्यादा से ज्यादा फ्रेश वाटर को अगर हम बचा पाए, वही हमारे लिए इस क्लास का, इस लेक्चर का इंपॉर्टेंस है। और यही मेरा आप विद्यार्थियों से, आप पीजी के स्टूडेंट से, इस पर आप रिसर्च करेंगे, यही मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे विद्यार्थी, आप अपने को भी सजग बनाइए और लोगों को जागरूक करिए। तभी तो 22 मार्च को जो हम लोग वर्ल्ड वाटर डे मनाते हैं, विश्व जल दिवस, उसका एक सार्थक होगा। अब कल हमारा 22 मार्च, आज ही है ना, हाँ कल 22 मार्च है, और 22 मार्च को हम लोग विश्व जल दिवस मनाएंगे। तो 22 मार्च 2023 एक ऐसा प्लेस हो कि वी कैन मेंटेन। आज का इस क्लास का लेक्चर्स के पीछे मेरा ये उद्देश्य है कि हम लोग 22 मार्च को जो प्लेस ले कि हम कम से कम अपने लेवल पर सी ग्लोबल, थिंक ग्लोबल, है ना, बिहेव रीजनल। तो हम यहीं से शुरू करें कि अपने आसपास के कैंपस में पानी को ना वेस्टेज करें, नल जो खराब है उसको रोकें, इस तरह का मैनेज करें। तो थैंक यू मेरे डियर स्टूडेंट्स, बिकॉज आई एम गोइंग टू, आई हैव टेकन ए गुड क्लास। थैंक यू। ओके।